हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द हेल्पिंग हैंड। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इन दोनों चैप्टर को अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना भी होगा और हमें उसे समझना भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो इस चैप्टर का आपके नेक्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो उस बेसिक चीज को हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर को पहला जो इसका पार्ट है वो है आपका लाइफ स्पैन, और सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें हमें क्या समझना है, उसमें हमें रिप्रोडक्शन के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग लाइफ स्पैन के ऊपर, है ना, कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसके हिंदी अनुवाद की बात करूं तो इसे हम लोग कहते हैं जीवन काल। हर एक ऑर्गेनिज्म का इस धरती पे क्या है, एक जीवन काल है ना, एक लाइफ स्पैन निर्धारित है कि वो इतने समय तक ही इस धरती पे क्या होगा, मौजूद होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। बायोलॉजी में हम लोग जितने टर्म यूज करते हैं और हर टर्म में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ रहता है, उसी तरीके से लाइफ स्पैन में भी क्या मिलेगा, हमें एक्सेप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को समझते हैं कि जीवन काल क्या है हमारा। क्या जीवन काल मोबाइल यूज करना है, इंस्टा यूज करना है और अपने समय को बर्बाद करना है, क्या यही है लाइफ स्पैन? आइए जरा सा इसको हम लोग आज अच्छे तरीके से समझते हैं। लाइफ स्पैन को अगर एनसीईआरटी बेस्ड से हम लोग डिफाइन करें तो लिखा हुआ है टाइम पीरियड बिटवीन। तो टाइम पीरियड बिटवीन किस चीज का, तो टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना। यानी कि जीवन काल एक वो प्रक्रिया है, वो टाइम पीरियड है जो हमारे बर्थ से लेकर के हमारे नेचुरल डेथ तक रहता है। अब आपको यह समझना है कि नेचुरल डेथ ही क्यों। आपके माइंड में यह भी आ सकता है कि एक्सीडेंटल डेथ भी क्यों। तो भगवान ने जो हमें लाइफ स्पैन दिया है वो लाइफ स्पैन एक एवरेज और मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है, जिसमें एक्सीडेंटल को हम लोग ऐड नहीं करते, वो इसमें यूज नहीं होगा। जब भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल डेथ कहलाएगा। अब आपको ये समझना है कि डेथ, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे है एक्सेप्शन के साथ, तो उनकी क्या होने वाली है, डेथ होने वाली है। तो इस डेथ को हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला सर्कमस्टांसेस है डेथ का क्लिनिकल डेथ, एंड द सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल डेथ। अब आप कहोगे सर डेथ तो दोनों में ही कॉमन है, मरना तो हमें दोनों में ही है, तो चाहे वो क्लिनिकल हो या फिर क्या हो हमारा बायोलॉजिकल, मरना तो हमें दोनों में ही है। आप जब इसके डिफरेंस को समझ जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ सही में क्लिनिकल बायोलॉजिकल से अलग क्यों है। अगर हमारे घरों में कोई लोग अनकॉन्शियस होते हैं
तो हम उन्हें पहले क्या लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में। पहले हम लोग उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां पर बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है, प्रूफ होता है ना। तो जो डॉक्टर सॉरी बोलता है वो सॉरी किस लिए बोलता है, वो सॉरी बायोलॉजिकल डेथ के लिए उसने बोला। ऐसा नहीं होता है कि हमारे घर में कोई भी लोग अनकॉन्शियस हुए तो हम सीधे उन्हें शमशान घाट लेकर के चले जाएं, हो सकता है बीच में ही उठ जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर के सॉरी सुनते हैं, और सॉरी सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, इस इंसान की क्या हो चुकी है, बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है। तो लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कंसीडर्ड। आ रही बात समझ में। तो डेथ आपका दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्लिनिकल और बायोलॉजिकल। समथिंग अदर देन द डिफिनिशन और द डेथ। तो लाइफ स्पैन को हम तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहली सेक्शन है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, सेकंड एवरेज लाइफ स्पैन, और थर्ड है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, है ना, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तीनों में लाइफ स्पैन दिया हुआ है, लेकिन एक तरफ मैक्सिमम लिखा हुआ है, एक दिया हुआ है एवरेज। तो इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे बाबू। देखो, मैक्सिमम लाइफ स्पैन कभी भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज पे डिपेंड करता है ना। और ये स्पीसीज हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में होना चाहिए, है ना, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में होना चाहिए। एवरेज लाइफ स्पैन ये बताता है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, है ना, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। एंड लास्ट दिया हुआ है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने लाइफ को कितने साल तक चला सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे, ये डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पे, है ना। जैसे माइकल जैक्सन ने क्लेम किया कि वो 150 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन हकीकत क्या हुई कि वो हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाया, है ना। हकीकत तो यही, वो हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाया। तो लाइफ कभी भी आपका एक, हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इतनी लाइफ तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रिकॉशंस भी लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर कोई ह्यूमन आपका बर्थ लिया, तो वो सोचेगा ना कि कम से कम हम 60 से 70 साल तक सरवाइव करें। तो ये इसकी क्या हुई, उसने एक्सपेक्टेंसी दिखाई कि हमें 60 से 70 साल तक ऑलमोस्ट क्या करना है, सरवाइव करना है ना। तो यहां पर ये चीज हमें समझना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होगा, वो उसके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें, ये रहा इंडिया में एक कोई इंसान है जिनका नाम है विनोद। ये विनोद 70 साल जी के गए। उसी तरीके से जापान का कोई इंसान है जिसका नाम हम क्या लिखें, नाम क्या ही रख ले, सिंगसोंग रख लेते हैं, सिंगसोंग। तो सिंगसोंग की लाइफ स्पैन क्या थी, टोटल 100
10 ईयर्स। समझ रहे बात को? तो एक जगह का है, दोनों स्पीसीज सेम, होमो सेपियंस होमो सेपियंस, लेकिन यहां पर लाइफ इसका क्या गया 70, यहां पर इसकी लाइफ क्या हुई 110, यानी कि सीधे सीधे डिफरेंस कितना का आया 40 इयर्स का है। समझे? तो किसी भी स्पीसीज की उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है। अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारी 70 साल ही नहीं है। आप एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को, जापान को आप एक्सप्लोर करो, वहां पर लोग उनकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन पर्टिकुलर स्पीसीज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में वो सर्वाइव करते हैं। और एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है कि हम लोग हर जगह का एक एवरेज डेटा लेते हैं कि इस धरती पे इंसान कितने मतलब कि कितने समय तक सरवाइव करते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल में डेटा निकलता है। हो सकता है कि ओवरऑल में डेटा निकल जाए 70 टू 90 इयर्स। आगे बात समझ में? तो लाइफ स्पैन को हम लोगों ने मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन और एक जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, कि हम लोग कितने साल तक सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि मरना तो सभी को है ना, एक्सेप्शंस है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखें तो मरना सभी को है। तो ये होता है लाइफ स्पैन जीवन का, जो अलग अलग चीजों पर क्या होती है वो डिपेंडेंट होती है। लाइफ स्पैन कभी भी साइज और शेप पे डिपेंड नहीं होता है। इट नेवर बी डिपेंडेंट ओवर द साइज एंड शेप। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है क्रो और पैरट का। क्रो की लाइफ स्पैन 14 टू 15 इयर्स, पैरट की लाइफ स्पैन 140 इयर्स, है ना। अब शेप साइज देखोगे ऑलमोस्ट आप तो सिमिलर है, नियर टू अबाउट, बट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्पैन। मेजॉरिटी ऑफ द पैरट्स आर वेजिटेरियन। सो बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है कि वी हैव टू फीड ऑन द वेजिटेरियन। अगर हम लोग वेजिटेरियन बन जाए तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, और भी ज्यादा सुपरफिशियल हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू द लाइफ स्पैन। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक्सेप्शंस की, कि एक्सेप्शन पे क्या होने वाला है। तो एक्सेप्शन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिंगल सेल, एंड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ द सिंगल सेल। यानी कि सिंगल सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एंड यहां भी एक्सेप्शन है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैव नो नेचुरल डेथ, है ना। बात थोड़ा सुनने में क्या लग रहा होगा, अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन बात सही है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती। रीजन क्या है? रीजन there is no division of germ plasm और जर्म प्लाज्म जो आपके जीन से रिलेटेड होते हैं, या फिर आप उनको आप कह सकते हो क्या, गोनाड से रिलेटेड आप कह सकते हो, जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म। इनमें ना जर्म प्लाज्म होता है ना ही सोमैटोप्लाज्म होता है। इनमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म only divide
only divide by binary fission, through the binary fission। तो इनमें ना जर्म प्लाज्म होता है और ना ही सोमैटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसीलिए आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये आपके इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। आगे के कुछ लेक्चर में आप समझोगे कि नेचुरल डेथ का एक्चुअली मीनिंग क्या है, और ये जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म का इतना बड़ा रोल क्या है हमारे बॉडी में। क्या ये हमारे बॉडी में, अगर ह्यूमन की बॉडी में अगर इनका डिवीजन बंद हो जाए तो क्या हमारी भी डेथ नहीं होगी, है ना? सोचिएगा आप लोग। तो ये आपका ऑल अबाउट द लाइफ स्पैन। अब आपको उम्मीद है कि लाइफ स्पैन और साथ साथ एवरेज, मैक्सिमम, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की डेथ क्यों नहीं होती। हमने एक रीजन भी दिया, जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म, जो कि आपके सोचने पे मजबूर कर सकता है कि ये जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म होता क्या है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिवाइड होता है किससे, बाइनरी फिजन से, इसीलिए इनमें किसी भी तरीके का नेचुरल डेथ नहीं होता है। उम्मीद है आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर्स में हम लोग रिप्रोडक्शन के और भी बेसिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे नॉलेज को और भी ज़्यादा क्या कर सकता है, बिल्डअप कर सकता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।